हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन बैरियर्स, जिसमें हमने कवर किया था तीन बैरियर्स। कौन कौन सा था जी? एक था टेक्निकल बैरियर्स, एक था फिजिकल बैरियर्स और एक था सेमेंटिक बैरियर्स। जी हाँ, तो आज क्या पढ़ेंगे भैया? आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, और जो भी आगे बैरियर्स होंगे उसको हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। आइए, ये रहा। हाँ जी, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बुक, और बुक से हम करते हैं पढ़ाई शुरू। चलिए देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या कह रहा है? कहता है दीज अराइज ड्यू टू द स्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की वजह से ये अराइज होता है। आइए, कहता है द कॉमन कॉजेज फॉर दीज में इंक्लूड हायरार्किकल स्ट्रक्चर, stringent rules and the policies of organization, complex organizational structure and so on। देखिए क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में होती है हायरार्की। हायरार्की मतलब टॉप लेवल के लोग, मिडिल लेवल के लोग और लोअर लेवल के लोग। लोअर लेवल वर्कर्स, वर्कर्स जो होते हैं वो लोअर लेवल। मिडिल लेवल में कौन आएंगे जी? मैनेजर्स। और उसके ऊपर सीईओ, डायरेक्टर्स, ये सारी चीजें होती हैं। तो जब हमें कोई भी प्रॉब्लम बताना होता है तो हम किसको बताएंगे? वर्कर्स मतलब किसको बताएंगे? बताएंगे मैनेजर्स को। मैनेजर्स से वो प्रॉब्लम पहुंचेगा सीईओ तक। तो क्या होता है, जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम होती है वर्कर्स की, वो मैनेजर्स उसको सीईओ के पास सही तरीके से नहीं पहुंचा पाता है, और इस वजह से अराइज क्या होती है? इस वजह से अराइज होती है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। आइए जी पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कहता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आर डिस्कस्ड बिलो, नीचे डिस्कस किया गया। पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स interaction between the person who are in a different level of hierarchy, that is subordinate and superiors। बोल रहा क्या बोल रहा है? ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या इन्वॉल्व करता है भाई साहब? इंटरेक्शन किसके किसके बीच में? सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में। कहता है इफ द सुपीरियर्स आर ऑथोरिटेरियन एंड नॉट रेडी टू लिसन एंड एक्सेप्ट मैसेजेस फ्रॉम सबऑर्डिनेट, देन देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन। बोल रहा भाई साहब, जो सीनियर है, सुपीरियर है, वो अगर सबऑर्डिनेट की बात को नहीं सुनते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, तो क्या होगा? तो फिर कम्युनिकेशन में बैरियर अराइज होगी। और इस तरह की बैरियर कौन सी होगी? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होगी। आगे देखिए, कहता है द पॉलिसीज एंड द रूल्स रेगुलेशन आल्सो हैव एन इंपैक्ट ऑन द फ्लो ऑफ मैसेजेस अमंग एम्प्लॉइज। अब ऐसा है, कोई ऐसी पॉलिसीज है जो सबसे टॉप लेवल के लोग बनाते हैं पॉलिसीज। हाँ जी, अब वो पॉलिसीज जो है वर्कर्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अब ये पॉलिसीज वर्कर के पास कौन पहुंचाएगा? मैनेजर। तो मैनेजर जब ये बात पहुंचाएगा तो उनको ये पॉलिसी समझ में नहीं आएगी, और इस वजह से क्या होगा? इस वजह से होगा राइज बैरियर्स। किसमें? कम्युनिकेशन में। कह रहा है if the hierarchical setup is too long, then the message has to pass through a number of levels. Higher the number of levels, more are the chances of distortion of the message। बोला भाई साहब ऐसा है कि जो एक वर्कर्स है, वर्कर को सीईओ तक या डायरेक्टर तक, टॉप लेवल तक पहुंचने में ना बहुत सारे हायरार्की से पास होकर गुजरना पड़ता है। जैसे वर्कर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, फिर टीम लीडर हो गया, फिर उसके बाद और बड़े बड़े मतलब प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और उस प्रोसेस के होते होते क्या होता है, क्योंकि वो उतने नंबर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो मैसेज जो उनका शुरू में मैसेज होता है वो आखिरी तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस वजह से क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर अराइज होती है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब क्या कह रहा है? द वर्किंग आवर्स एंड स्ट्रिक्ट रूटीन ऑफ एम्प्लॉइज विल आल्सो अफेक्ट द communication among them. If they are always busy working, then they will not have any time for communicating with each other, and the communication also depends upon the timings in which they work. The employees day and the night shift will not get know each other much। देखिए क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जब एक दूसरे को जानते हैं तो एक दूसरे के साथ अपनी बातें कहते हैं, उनके नॉलेज को शेयर करते हैं। बट अगर बहुत स्ट्रिक्ट रूल रहेगा, रूल्स रेगुलेशन रहेंगी, बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल रहेगा, तो इससे वर्कर्स एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और इससे कहीं ना कहीं क्या होगा? कम्युनिकेशन में ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर अराइज होगा। जी बिल्कुल। अब आगे आइए, अब क्या कह रहा है? कह रहा द चॉइस ऑफ द मीडियम आल्सो अफेक्ट्स द कम्युनिकेशन
इफेक्टिवनेस बोल रहा है भाई साहब, जो मीडियम आप चॉइस करते हो ना, जो चुनते हो, उससे भी कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्ट होता है। कहता है डिपेंडिंग अपॉन द नीड मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड इन रिटन फॉर्म और थ्रू द फेस टू फेस इंटरेक्शन, बट इफ रॉन्ग मीडियम इज सिलेक्टेड, सपोज for board meetings, instead of having face to face interaction, they choose the written communication through email, then there will be unnecessary delays or also interaction will be not effective। बोला भाई साहब आप एक बात समझो कि ऑर्गेनाइजेशन में होनी थी बोर्ड की मीटिंग, और बोर्ड की मीटिंग में उसने क्या किया, बोला भाई साहब अब फेस टू फेस मीटिंग नहीं होगी, ईमेल के थ्रू मीटिंग करेंगे। सोचो कितना प्रॉब्लम होगा। एक बंदा मेल किया, उसका रिस्पॉन्स दूसरे ने देखा ही नहीं, दूसरा देखा 2 दिन बाद, फिर दूसरा 2 दिन बाद दिया, तो तीसरे के बाद जब पहुंचेगा बोलेगा भाई मैंने तो पहले दे दिया था। तो क्या होगी यहाँ पे, यहाँ बैरियर्स अराइज होगी। कौन सी बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो। अब क्या है, दूसरा है, सॉरी आपका 5वां नंबर में होगा, 3 तो पहले ही हम कर चुके हैं। 5th नंबर में है, क्या है, इसको क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो होता है वो माइंड से रिलेटेड होता है ना। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंप्लाई दैट कम्युनिकेशन इज ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू ओपिनियन, एटीट्यूड, इमोशंस, इंटरेस्ट, अटेंशन, पार्टिसिपेशन, etc ऑफ आइदर द सेंडर और द रिसीवर। या तो रिसीवर या सेंडर किसी की भी ओपिनियन में चेंज हुआ, कोई भी इमोशन अगर अलग हुआ, दोनों के सामने दोनों के इंटरेस्ट मैच नहीं हुई, तो क्या होगा, साइकोलॉजिकल बैरियर अराइज होगा। कह रहा है इट रिलेट्स टू देयर मेंटल कंडीशन। किससे है, मेंटल कंडीशन से रिलेटेड है कि अगर दोनों की, अब दोनों का देखो क्या होता है, किसी भी अभी इस दुनिया में एक जैसे लोग तो नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते भैया। तो क्या होता है, सबकी सोचने की क्षमता अलग होती है, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो जब भी आप किसी जगह पे जा रहे हो, किसी सेंडर से किसी रिसीवर के तक बात पहुंच रही है, तो क्या होगा, सेंडर चाहेगा कि हम जो बता रहे हैं वही चीज रिसीवर समझे, और रिसीवर क्या चाहेगा कि जो वो सुनना चाहता है वो सेंडर बताए। तो जब इन दोनों के बीच में मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब मेंटली ये प्रिपेयर नहीं होंगे एक दूसरे की बातों को सुनने में, तब अराइज होगा भाई साहब साइकोलॉजिकल बैरियर्स। हाँ जी, अब देखिए दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इमोशनल बैरियर। इसको क्या बोलते हैं, इमोशनल बैरियर बोलते हैं। एंड दीज आर द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। द मेन टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर गिवन बिलो। आइए देखते हैं क्या क्या वो बैरियर्स है। नहीं समझिएगा, कहता है if any one of the sender or receivers or both do not trust each other, then they will not be able to share any information, hence the communication will not be effective। बोल रहा है भाई साहब अगर दोनों में से, सेंडर या रिसीवर में से कोई भी एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करता है, एक दूसरे की इमोशंस को समझता नहीं है, तो कम्युनिकेशन क्या होगी, कभी भी इफेक्टिव नहीं होगी और अराइज हो जाएगा साइकोलॉजिकल बैरियर्स। आइए दूसरा पढ़ते हैं। कहता है पर्सन विद द इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हैव डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग विद others, the communication will not be effective if the communicator act judgmental and jumps to conclusion without even understanding the complete message। बोल रहा है भाई साहब जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है जज करने में। तो क्या होता है, जब आप चीजों को नहीं बता पाते हो, इंट्रोवर्ट होते हो, तो सामने वाला आपको जज कर लेता है किसी गलत चीज से, और फिर क्या होता है, आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से यहाँ पे आपकी इमेज पे इंपैक्ट पड़ता है, जिससे क्या हो सकता है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स अराइज होती है। जैसे मान लो मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं साइकोलॉजिकल बैरियर टू इफेक्टिव, मुझे नॉलेज बहुत है बट मैं कैसे बोल रहा हूँ, एकदम धीरे धीरे से बोल रहा हूँ, कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो आप क्या समझोगे, आप समझोगे अरे रे इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये कुछ जानता ही नहीं है, हालांकि मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन फिर भी चूंकि मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा आपको अच्छे से, तो आप समझोगे कि भाई साहब क्या है, इसको कुछ पता ही नहीं है, और इसी वजह से अराइज हो जाएगी क्या, इसी वजह से अराइज हो जाएगी आपकी साइकोलॉजिकल बैरियर। चलिए जी आगे चलते हैं। कहता है इट इज डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू कम्युनिकेट व्हेन ही और सी इज एंग्री, सैड और वरीड एज ही और सी विल नॉट बी एबल टू फोकस। बोटा भाई साहब जब आप इमोशनली या किसी भी तरीके से एंग्री हो, सैड हो या फिर वरीड हो किसी चीज को लेकर, तो आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। और इस किसका एग्जाम्पल है, ये है साइकोलॉजिकल बैरियर्स का एग्जाम्पल।
कह रहा है एन इनअटेंटिव पर्सन विल नॉट बी एबल टू अप्रोप्रिएट विल नॉट एबल टू रेसिप्रोकेट प्रॉपर्ली। जो अटेंटिव पर्सन नहीं है वो क्या कर, जो अटेंटिव नहीं है तो वो कभी भी कम्युनिकेट अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। कहता है इट इज ए कॉमन सेइंग दैट डोंट प्रॉमिस, कब कब प्रॉमिस नहीं करेगा, व्हेन यू आर हैप्पी, जब आप खुश हो तो प्रॉमिस मत करो। डोंट रिप्लाई व्हेन यू आर एंग्री, आप गुस्सा हो तो रिप्लाई मत करो। डोंट डिसाइड व्हेन यू आर सैड, जब आप सैड हो तो क्या करो, डिसाइड मत करो। ये तीन चीजें हमारे लाइफ के लिए भी है बेसिकली, कि किसी से प्रॉमिस मत करिए, जब आप ज्यादा खुश हो ना कुछ मत कहिए किसी से, शांत रहिए, फिर एक दो दिन सोचिए, फिर उसके बाद में डिसीजन लीजिएगा। कहता है डोंट रिप्लाई व्हेन यू आर एंग्री, जब आप गुस्सा हो ना तो छोड़ ही दो, मत बोलो, जब आप शांत हो जाओगे तो अच्छी बातें बताना और करना बोलना किसी से भी। कहता है डोंट डिसाइड व्हेन यू आर सैड, जब आप दुखी हो तो कुछ डिसीजन मत लीजिए कि नहीं हो पाएगा या फिर नहीं कर पाएंगे, वो होता है, वो हमारे कुछ समय के लिए होता है, फिर वो क्या होता है, चला जाता है। देखिए इस तरह की जो चीजें होती हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं। कहता है इट इज सो बिकॉज व्हेन समवन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी टाइप ऑफ इमोशन एंड पॉजिटिव और नेगेटिव ही विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली। क्या होगा, प्रॉपर्ली वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। लीजिए जी, ये खत्म हो गया आपके कौन से बैरियर, ये खत्म हो गया आपके साइकोलॉजिकल बैरियर, इससे पहले हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब आइए चलते हैं सोशल बैरियर्स की ओर। क्या कहता है सोशल बैरियर, आइए पढ़ते हैं। कहता है वन ऑफ द मेजर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इज द सोशल स्टेटस और रैंक ऑफ द कम्युनिकेटर एंड द ऑडियंस। इट इज बेस्ड ऑन द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ ए पर्सन, हिज इनकम, एज, क्वालिफिकेशन, जॉब और पोजीशन। Every rank or status gives some sort of power, authority, responsibility to the holder। देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा कि अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि भाई साहब ऐसा है कि किसी भी पोजीशन पे जो लोग होते हैं उसके बात करने का तरीका अलग है। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर, वो बात करेगा तो बिल्कुल अलग तरीके से बात करेगा, है ना, ठीक है। कोई अथॉरिटी बात करेगी तो वो बिल्कुल अलग तरीके से बात करेगी, ठीक है। तो हर रैंक और स्टेटस क्या देता है, कुछ पावर देता है, कुछ अथॉरिटी देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बैरियर्स अराइज होते हैं। अब देखिए कह रहा है दीज आर व्हाट एक्ट एज ऑब्स्टेकल इन कम्युनिकेशन। इसी वजह से क्या होते हैं, ऑब्स्टेकल आते हैं कम्युनिकेशन में। कहता है देयर इज अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन टू बी फॉलोड इन सच सेटिंग, मैसेजेस हैव टू फ्लो थ्रू दिस लाइन। इफ सुपीरियर्स डोंट इनकरेज रादर देन पेनलाइज द सबऑर्डिनेट ऑन प्रोवाइडिंग सजेशंस एंड फीडबैक, देन द कम्युनिकेशन विल नॉट बी इफेक्टिव। देखिए जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीजें गलत हो जाती है या फिर कुछ चीजें उसके हिसाब से नहीं हो पाती है, और उस वक्त अपने वर्कर्स से, अपने एम्प्लॉय से जब कोई फीडबैक लिया जाता है तो उस फीडबैक का रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके फीडबैक का रिस्पेक्ट नहीं करती है और उसके फीडबैक को रिस्पॉन्स नहीं देती है तो उसकी सोशल रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, उससे सोशल क्या कहते हैं कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी और अराइज हो जाएगी सोशल बैरियर्स। क्यों, क्योंकि भाई रिलेशनशिप नहीं रहेगा ना, आप सामने वाले वर्कर्स को वैल्यू नहीं दोगे, वो आपको समझेगा नहीं, आपको वो समझेगा नहीं, नेक्स्ट बार से वो अच्छा फीडबैक नहीं देगा, नेक्स्ट बार से अच्छा फीडबैक नहीं देगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो जाएगी प्रॉब्लम। और इसी वजह से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको वर्कर्स को अच्छा तरीके से रिस्पॉन्स करना चाहिए, जिससे आपकी क्या हो जाएगी कम्युनिकेशन इफेक्टिव। नहीं किए तो आराज हो जाएगा सोशल बैरियर्स। लीजिए जी, आज हमने 3 तरह के बैरियर्स और पढ़े, ठीक है। अगले क्लास में मिलेंगे और भी कुछ बैरियर्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू एंड जय हिंद।